हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नजर टारगेट पे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं के लिए रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु में अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये धातु एवं अधातु का पहला वीडियो जरूर देखिए। इसमें ऐसे ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए गए जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए प्रश्न है और आपका मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और गेसिंग प्रश्न है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, यानी कि किस विधि द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। तो देखिए, सल्फाइड एस्को का सांद्रण झाग पलवन विधि द्वारा या फिर फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है और यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि आधारिक के कण पानी में आसानी से भीग जाते हैं जबकि शुद्ध धातु या अयस्क के कण तेल में भीगते हैं। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेन पलवन विधि द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो देखिए, एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यानी कि कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है यह मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। देखिए, ये कॉपर जो होता है एक संक्रमण तत्व होता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया था। तांबे का निष्कर्षण यानी कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइड्स अयस्क से किया जाता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पायराइड्स। ठीक है, और कॉपर पायराइड्स अयस्क का सांद्रण जो है फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी अधातु के परमाणु के बृहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि किसी भी अधातु जो होता है उसके परमाणु के बृहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होती है। देखिए, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है या फिर 8 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो देखिए, साधारण गंधक जो पाया जाता है ये मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, सल्फर 8 में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा S8। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो देखिए, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4O10, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा P4O10। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, यानी कि सोना जो है कौन से द्रव में घुल जाते हैं। तो देखिए, सोना जो घुलता है ना, सोना अम्लराज में घुल जाता है, जिसे हम लोग एक्यूरेजिया भी कहा जाता है, और ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा अम्लराज में, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पूछ रहा है कि अधातु, तो अधातु आपका हो जाएगा ब्रोमीन, और आपको पूछा जाए कि धातु क्या होगा, पारा होगा और गैलियम होगा। तो यहाँ पे आप सभी को पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो अधातु होता है वो आपका ब्रोमीन होता है और धातु पारा और गैलियम होता है। अगर यहाँ पे आपको धातु पूछता तो पारा या फिर गैलियम हो जाता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो देखिए, सीसा और टीन दोनों की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोल्डर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए, यहाँ आप सभी को बतलाना है कि कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो देखिए, ऐसे में तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं जो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलने, इसके अलावे कॉपर होते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न हमारे यहाँ क्या कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। तो देखिए, अमलगम में जो एक धातु रहता है वो आपका पारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पारा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 12 नंबर जो प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से रिएक्शंस या फिर संयोग नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तांबा, बी में है गोल्ड और सी में जिंक और डी में आपका दिया हुआ है पोटेशियम। सोना या गोल्ड एक ऐसा धातु होता है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए चांदी जो होता है ना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है और इसे हम लोग कहते हैं एजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एजी जो है यानी कि चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर जो प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो देखिए उपधातु क्या होते हैं कि वैसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। और उपधातु के उदाहरण हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये 6 प्राय उपधातु कहे जाते हैं और इनमें से आपका हो जाएगा एंटीमनी या फिर एसबी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एसबी जो होते हैं ये आपका उपधातु होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना को किससे व्यक्त किया जाता है। देखिए सबसे शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट का जो होता है सबसे शुद्ध सोना होता है और इसमें 100% सोने की मात्रा होती है, जबकि ज्वेलरी बनाने के लिए जो 24 कैरेट का सोना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। जब ज्वेलरी बनाने जाइएगा दुकान में तो 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं, यानी कि सक्रियता जो श्रेणी है इसके हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, बी में दिया हुआ है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और सी में आपका दिया हुआ है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए सक्रियता श्रेणी जो होता है ना इसके हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को कहते हैं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धनायन, बी में ऋण आयन, सी में उदासीन आयन और आपका डी में दिया हुआ है सह संयोजक बंधन। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु जो बनाते हैं वो आपका धनायन बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धनायन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 19 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पे धातु के ऑक्साइड ज्यादातर क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। और जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होगा तब चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे से उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीतल है। तो देखिए पीतल क्या होते हैं, धातु होते हैं या फिर अधातु होते हैं या फिर मिश्र धातु होते हैं या फिर उपधातु होते हैं। तो देखिए ये तांबा और जिंक का धातु के मिश्रण से बनाया जाता है पीतल को, ठीक है। तांबा और जिंक के धातु के मिश्रण से पीतल को बनाए जाते हैं। तो हमारे से उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु होते हैं तांबा और जिंक का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
आइए देखिए यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए चाकू से जो काटा जाता है ना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिथियम, बी में कैल्शियम, सी में कॉपर, डी में आपका दिया हुआ है आयरन। देखिए लिथियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इसके अलावे सोडियम, पोटेशियम को भी हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा CaCl2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CaCl2 जो है ये एक आयनिक यौगिक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 24वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो देखिए अधातु यहाँ पे क्या है कि Fe है या फिर C है या फिर Al है या फिर D में है Au। देखिए यहाँ पे अधातु हो जाएगा आपका कार्बन, यानी कि C जो है ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे Fe हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद ओरम जो हो जाएगी, आपका तीनों धातु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बी में दिया हुआ है कार्बन, कार्बन एक अधातु होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। जब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है अपने से मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।